हेलो। 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 गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, क्लास 12th में जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल एक न्यूमेरिकल दिया गया था जो आप लोगों ने पता नहीं लगाया है कि नहीं लगाया, लगाया कि नहीं भाई। न्यूमेरिकल लगाते रहो, ठीक है ना। बिना न्यूमेरिकल के काम नहीं चलने वाला बेटा, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से। जो न्यूमेरिकल था कुछ इस प्रकार था ना। कैसा था न्यूमेरिकल, देखो ध्यान से। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, सवाल था हमारा कल वाला, देखो क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है। सवाल क्या था उसको ध्यान देते हैं। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, यदि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में, किसी किसी अन्य पिंड में, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित स्थानांतरित होते हैं, होते हैं। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं। तो 1 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में, तो 1 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में, स्थानांतरित करने में स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा, में कितना समय लगेगा। ठीक है, यही हमारा न्यूमेरिकल था। कल समय पूछ रहा है ना। ठीक है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से, पहले लिखेंगे, दिया है, दिया है 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की
संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 10⁹ ठीक है। उसके बाद और दिया है, पहले निकालेंगे हम लोग 1 कूलाम आवेश में, यानी 1 कूलाम आवेश में 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले गणना करेंगे हम लोग। तो Q बराबर हमें दिया है 1 कूलाम, क्या दिया है 1 कूलाम, और उसके बाद में E बराबर हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और N बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं Q बराबर होता है N × E। Q बराबर क्या होता है भैया, N × E, ठीक। तो फार्मूला यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा N = Q/E, ओके। तो N = Q की वैल्यू है 1 कूलाम अपॉन E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो दशमलव काट देते हैं, ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा N = 10/16 × 10⁻+19, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, देन N = 5, और इससे 0 ले लेते हैं तो 50 × 10⁻18 और अपॉन में 8, ऊपर 25 और नीचे 4, ओके। समझ में आ गया ना। चलो देखो यहाँ से, देखो N = 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18, ओके। अब यहाँ डिवाइड कर दिया जाए, 25 / 4, ठीक है। 4 6 जा 4 6 24, नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, 4 दूना 8, नीचे 2 आ जाएगा, 0 बढ़ा दो, 4 5 20। तो यहाँ से N की वैल्यू जो निकलेगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः 1 कूलाम आवेश में 1 कूलाम आवेश में 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होगी। ये तो हो गया 1 कूलाम आवेश में। पूछा था समय, क्या पूछा था, समय ही पूछा था ना। चलो देखो यहाँ से, कितना समय लगेगा, ठीक है ना।
देखो यहाँ लिखेंगे एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय बराबर हो जाएगा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना भैया। और अपॉन एक सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके। देखो ध्यान से, इधर अब इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, समय बराबर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अभी भी निकाले 6.25 गुणे 10 की घात 18, ठीक है। और एक सेकंड में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कितने हैं दिया है 10 की घात में। इसे जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 -9, तो ये आंसर निकलेगा 6.25 गुणे 10 की घात क्या निकलेगा 9 सेकेंड। बात समझ में आ गई। इतना समय लगेगा निकलने में, जल्दी करो तो। हो गया। अब इतना सेकंड लगेगा, अगर इसे घंटे में निकाल लिया जाए तो क्या है, मिनट में निकालेंगे तो पहले 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, ठीक है। और उसके बाद में 60 से करना पड़ेगा, वो हो जाएगा घंटे में। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 198 वर्ष, मतलब 198 साल लग जाएगा। अर्थात एक कूलाम आवेश को दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होने में लगा समय, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने में लगा समय 198 वर्ष, ठीक है ना। नोट करो, जल्दी करो तो। हो गया ना भैया। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन भैया अच्छे से पढ़ते रहना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
नहीं तो गड़बड़ा जाएगा पूरा मामला। हो गया, अगला क्वेश्चन शुरू किया जाए। बोलो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो देखो, ध्यान से अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना भैया। यहाँ लिख के चल रहा है 20/3 गुणे 10⁻−19, ठीक है, ऐसे है। बीस बटे तीन गुणे 10⁻−19 तथा 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 -10 गुणे 10⁻−19 तथा -10 गुणे 10⁻−19, ठीक है। कूलाम आवेश परस्पर, कूलाम आवेश, कूलाम आवेश परस्पर परस्पर 0.04 मीटर, 0.04 मीटर हो गया, मीटर की दूरी पर है, 0.04 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें से होकर गुजरती रेखा के, इनमें से होकर, इनमें से होकर होकर गुजरती रेखा, गुजरती रेखा के किस बिंदु पर, रेखा के किस बिंदु पर
किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है ना। ये सवाल है आपका। 2 पॉइंट्स है। पहला है ये हमारा Q1 है, दूसरा क्या है Q2। देखो ध्यान से ऐसे, ठीक। तो ये हमारा हो गया Q1 और ये हमारा क्या हो गया Q2, ठीक है। और एक तरीके से बात करें तो यहाँ आवेश जो स्थिर है वो है 20/3 गुणे 10 की घात -19, और जो यहाँ है वो है -10 गुणे 10 की घात -19 कूलम। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उसके बाद देखो दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 0.04 मीटर। कितने हैं 0.04 मीटर, कंफर्म हो गया। और ये पूछ रहा है कि किस बिंदु पर, अगर इसका नाम लिख दिया जाए ए, ये हो जाएगा बी। पूछ रहा है किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु है, इसी पे बिंदु सी, और जिसकी ए से दूरी हम ले लेते हैं x। कितनी ले लेते हैं x, ये कुल दूरी हो जाएगी x, ठीक है ना। इसको ऐसे ले ज़्यादा सही रहेगा। 20/3 गुणे 10 की घात -19 इसको मिटा हो जाएगा ए। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा x। बात समझ में आ गई। तो जो ये दूरी होगी वो हो जाएगी 0.04 - x। ऐसे हो सकती है कि नहीं है। दो चीज़ें कर सकते हैं, एक अंदर के लिए भी कर सकते हैं और एक बाहर के लिए भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलो हम बाहर के लिए ही लेट करते हैं। ऐसे देखो, ये इसी से एक रेखा होकर गुजरती है और ये टोटल है कितना 0.04, ठीक है। और सपोज करते हैं यहाँ बिंदु सी है, ये यहाँ बिंदु सी है, यहाँ तीव्रता हमारी 0 हो रही है और इस दूरी को हम लेट कर लेते हैं x। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इधर भी लेट कर सकते हैं और उधर भी लेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 20/3 गुणे 10 की घात -19, ओके। तो ये हो जाएगा ए, बी और सी, ये बिंदु नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो अब एक बार हम Q1 के कारण आवेश निकाल लेंगे और एक बार क्या निकाल लेंगे Q2 के कारण, ठीक है ना। चलो देखो अब लिखेंगे, माना 20/3 गुणे 10 की घात -19 कुलाम आवेश से x किलोमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। यहाँ पे दोनों तरफ एक ये हमारा हो जाएगा, एक तरफ मान लेते ये E1 लगेगा और इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा? E2। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः 20/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण ठीक है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं E1 = 1/4πε0 और इंटू Q/r²। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? x² हो जाएगा। और किसके कारण है? तो आवेश का मान हो जाएगा Q। तो मतलब लिख सकते हैं E1 = 1/4πε0 और Q की वैल्यू है 20, ठीक है ना? 20 गुणे 10⁻⁻⁹ ऊपर लिख दे रहे हैं और बटे नीचे 3x² हो जाएगा। ये E1 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगला लिखते हैं इसी प्रकार -10 गुणे 10⁻⁻⁹ के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 = 1/4πε0 और क्या हो जाएगा भैया? Q की वैल्यू हो जाएगी 10 गुणे 10⁻⁻⁹ और बटे टोटल हो जाएगा x + 0.04 टू द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब लिख सकते हैं प्रश्नानुसार E1 व E2 की दिशाएं विपरीत है। E1 व E2 की दिशाएं क्या है? विपरीत है। अतः E1 - E2 = E। भाई कुल तीव्रता E हो जाएगा और टोटल तीव्रता कितना है? 0 है। तो हम लिख सकते हैं E1 - E2 = 0। यहाँ से हमें मिल सकता है E1 = E2। जल्दी नोट करो तो ये हम लोग को मिल जाएगा E1 = E2। ठीक है, क्योंकि तीव्रता कितना निकालना है? 0 निकालना है। कितनी दूरी पे निकालना है? ठीक है ना? हो गया ना? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक समीकरण 1 था, इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। देखो ध्यान से आगे उसी के नीचे लिख सकते हैं
ठीक है ना। देखो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 × 10⁻⁻19 अपॉन 3x² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻⁻19 अपॉन x + 0.04 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गई, तो जो बच्चा ले देते हैं 20/3x² = 10/x + 0.04 टू द होल स्क्वायर, 0 से 0 भी कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 × x + 0.04 टू द होल स्क्वायर = 3x²। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी करो तो। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 0.04 का होल स्क्वायर, ये x² इधर ले आओ, नीचे x² हो जाएगा, उधर हो जाएगा 3/2, ठीक है। और सब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x + 0.04 अपॉन x टू द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, = 1.5, इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 1.5। अब अगर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से मिलेगा x + 0.04 अपॉन x = इसकी वैल्यू हो जाएगी √1.5, ठीक है ना। तो और √1.5 की वैल्यू जो होती है, √1.5 की वैल्यू बता दे रहे हैं 1.22, ठीक है, और इंटू 1.2247 होती है, तो यहाँ रख देते हैं। तो हो जाएगा x + 0.04 अपॉन x = 1.2247, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से मिलेगा x + 0.04 = 1.2247 इंटू x हो जाएगा, इधर इसको उधर भेज देते हैं, तो ऐसे लिख रहे हैं 1.2247x - x, ठीक है, = 0.04, ओके। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतने में से अगर एक x चला जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, सीधा बचेगा 0.2247, x = 0.04, तो x = जो आएगा वो आएगा 0.04 अपॉन 0.2247, ऊपर भी 1 2 0 बढ़ाने के बाद 4 नंबर के बाद ऊपर भी दशमलव, नीचे भी दशमलव कट गया, ठीक है। जल्दी करो, इतना तो बताएं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x = 400 अपॉन 2247, और जब इसे हल करेंगे तो 0.178 मीटर, ठीक है। इतनी दूरी पे जो है जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। जल्दी करो इसको तो बताएं, हो गया।
चलो देखो इसको आगे क्या है, इसमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, ठीक है ना। चलो देखो, नीचे लिखेंगे अतः आवेश 20/3 गुणे 10 की घात -19 से 0.178 मीटर पर तथा 10 गुणे -10 की घात -19 कूलॉम से 0.04 प्लस 0.178 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्या होगी भैया? शून्य होगी। यहाँ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कन्फर्म होगी। मतलब तो एक तो आंसर मिल गया 0.178 मीटर, ये हो जाएगा 20/3 गुणे 10 की घात -19 से इतनी दूरी पे होगी शून्य, और एक जो है इसमें लिख सकते हैं 0.178 और प्लस 0.04 और यहाँ 0 लिख दो, 8 7 4 11 1 1 2 0.218 यहाँ से लिख सकते हैं 0.218 जो होगी वो 10 गुणे -19 कूलॉम से होगी। इतनी दूरी पर जो तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। समझ में आ गया ना? ये जल्दी नोट करो, तो जल्दी करो। हो गया? सो रहा है आसमां, सो रहा है ये जहां, जल्दी कर लो भाई। सो रही हैं मंजिलें, सो रहा है आसमां। चलो अगला सवाल है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं भैया, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक सवाल अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश +4Q
तथा प्लस क्यू परस्पर आर दूरी पर स्थित है। परस्पर आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, परस्पर आर दूरी पर स्थित है। एक तीसरे आवेश q डैश को एक तीसरे आवेश q डैश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। कहाँ रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। संपूर्ण निकाय संतुलन किस में रहे? संतुलन में रहे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण निकाय किस में रहे? संतुलन में रहे। ठीक है, इस दशा में q डैश का मान तथा चिन्ह क्या होंगे? इस दशा में q डैश का मान तथा चिन्ह क्या होंगे? मान तथा चिन्ह क्या होंगे? ठीक है, चिन्ह क्या होंगे? संतुलन कैसा होगा, यहाँ लिख सकते हैं। और संतुलन कैसा होगा, थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। संतुलन कैसा होगा? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, हाँ, शब्द थोड़ा हेर फेर रहेगा तो घबराना नहीं। अथवा सवाल ही देखो, अथवा सवाल रहेगा, दो स्वतंत्र बिंदु आवेश पहला तरीका हो गया, दो स्वतंत्र बिंदु आवेश ठीक है, दो स्वतंत्र बिंदु आवेश प्लस 4q तथा प्लस q। ठीक है, प्लस q दूरी r पर रखे हैं। दूरी स्मॉल r पर रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है, एक तीसरे आवेश का मान एक तीसरे आवेश का मान तथा चिन्ह ज्ञात कीजिए। आवेश का मान तथा चिन्ह ज्ञात कीजिए।
और भी पूछ सकता है। जिससे संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में है, जिससे संपूर्ण निकाय, जिससे संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में है, जिससे संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में है। ठीक है ना। जिससे हमारा जो संपूर्ण निकाय किसमें हो गया, साम्यावस्था में। देखो ध्यान से, सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं। दोनों तरीके के शब्द हैं। अगर देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता तो जो उसमें दिया गया क्यू डैश, तो इसमें दूसरे वाले में मानना पड़ेगा कि हमने मान लिया क्यू डैश है, दोनों के बीच जो है एक आवेश रखा गया जिसका नाम क्या है, क्यू डैश है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, जैसे एक है हमारा +4Q, ये आवेश है, और दूसरा आवेश है क्या, Q। बात समझ में आ गई? एक हो गया +4Q और एक हो गया +Q, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और इनके बीच की जो कुल दूरी है वो हम लेट करते हैं r। कितना है, r है, इस तरीके से। r है। और उसके बाद में जो है ये सपोज करते हैं कि इन्हीं के बीच, ये हमारा A हो गया, ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, और इन्हीं के बीच कोई बिंदु C है। मान लेते हैं C यहाँ पे है, इन्हीं के बीच कोई बिंदु C है जहाँ पे कोई आवेश रखा है Q डैश। क्या रखा है, Q डैश। सपोज करते हैं +4Q से जो दूरी है वो x ले लेते हैं। +4Q से दूरी जो है x, तो ये हो जाएगा टोटल r - x। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा r - x। कंफर्म हो गया ना। तो भाई एक बल तो इधर की तरफ लगेगा जिसको हम कहेंगे F1, और एक लगेगा इधर जिसको हम क्या कहेंगे, F2। बस समझ में आई। और F डैश तो जानते हो काम करेगा ही। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ लिखेंगे माना आवेशों के बीच, यहाँ लिखेंगे माना आवेशों के बीच +4Q आवेश से, माना आवेशों के बीच +4Q आवेश से x दूरी पर, ठीक है। तीसरा आवेश Q डैश रखने पर x दूरी पर, तीसरा आवेश Q डैश रखने पर संपूर्ण निकाय ठीक है, संपूर्ण निकाय संतुलित रहता है। संपूर्ण निकाय संतुलित रहता है। ठीक है ना। संपूर्ण निकाय क्या रहता है, संतुलित रहता है। ठीक है। उसके बाद जानते हो यहाँ अगर संतुलित है तो दोनों पे जो है F1 और जो है F2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से, अतः F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 जब संतुलित है तो F1 के बीच जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू है 4Q, ठीक है ना, और Q2 की वैल्यू है Q डैश अपॉन दूरी जानते हो कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना भैया, और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q डैश इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा टर्म इससे जो है कैंसिल हो गया, और ये वाला Q इससे कैंसिल हो गया, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा देखो ध्यान से। वो मिलेगा 4Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन, ठीक है, इक्वल टू Q डैश अपॉन R माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। ये Q डैश से Q डैश भी उड़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर दो 4R माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 2R माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 इन ब्रैकेट R माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 2R माइनस 2x इक्वल टू एक्स, ये माइनस 2 उधर भेज देते हैं तो 2R इक्वल टू एक्स प्लस 2x। तो यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा 2x और x मिलकर 3x इक्वल टू 2R, x इक्वल टू 2R अपॉन 3, x इक्वल टू 2/3 इंटू R। नोट करो, जल्दी करो, 2/3 इंटू R। हो गया ना? इससे हम इरेज कर दे रहे हैं, देखो ध्यान से, ऊपर सवाल भी मिटा दे रहे हैं, सवाल नोट कर लेना, ठीक है ना भैया? हो गया ना? जल्दी कर लो तो। चलो देखो ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा आवेश प्लस 4Q द्वारा आवेश प्लस 4Q द्वारा, ठीक है, आवेश प्लस 4Q द्वारा, ठीक है, Q द्वारा आवेश प्लस Q पर लगाया गया वैद्युत बल, Q द्वारा आवेश प्लस Q पर लगाया गया वैद्युत बल ठीक है, वैद्युत बल F लगाया गया वैद्युत बल, और प्लस ऐसे लिख सकते हैं Q डैश द्वारा Q पर लगाया गया बल, Q पर लगाया गया बल
के ऊपर लगाया गया बल बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया? ठीक है ना। प्लस क्यू संतुलन के लिए दोनों ऐसा होगा कि दोनों का योग क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ से लिख सकते हैं, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4q इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर हो जाएगी, इक्वल टू 1/4 सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश और क्यू डैश इंटू क्यू अपॉन ये हो जाएगा r माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है ना भैया। तो यहाँ से देखो इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर 4q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और प्लस इतना भी कॉमन क्यू भी है, यहाँ केवल एक क्यू बचेगा, प्लस यहाँ पे क्यू डैश अपॉन आर माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। इसको इधर पूरा ट्रांसफ़र कर देते तो 0 हो जाएगा, तो 4q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं माइनस क्यू डैश अपॉन आर माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना है 2r/3। जैसे सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, 4q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा q डैश अपॉन ये हो जाएगा r माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 2r/3 टू द होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना, 4q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू q डैश अपॉन 3r माइनस 2r टू द होल स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, 9 ऊपर भेज देते हैं, 4q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 9q डैश अपॉन 3r में से 2r जाएगा तो केवल एक r बचेगा, यानी आर स्क्वायर बचेगा, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से q डैश की वैल्यू q डैश इज इक्वल टू, ये माइनस में रहेगा ना भैया, q डैश की वैल्यू माइनस 4q अपॉन 9, माइनस 4q अपॉन 9, नोट 4q अपॉन 9। ठीक है ना, समझ में आ गया? जल्दी करो। हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, यदि आवेश, देखो संतुलन की जांच कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखो। संतुलन की जांच कैसे करेंगे, यदि आवेश q डैश को बाईं ओर थोड़ा सा विस्थापित कर दें, किधर विस्थापित कर दें, बाईं ओर, तब उस पर प्लस q आवेश द्वारा लगाया गया बल F1 दूरी कम हो जाने के कारण बढ़ जाएगा। दूरी कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि प्लस q आवेश द्वारा लगाया गया बल F2 दूरी बढ़ जाने के कारण कम हो जाएगा। अतः आवेश q डैश पर एक परिणामी बल F1 माइनस F2 बाईं ओर कार्य करेगा, जिसके प्रभाव में q डैश आवेश प्लस q आवेश की ओर गति करेगा। इस प्रकार आवेश q डैश की प्रवृत्ति अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने की नहीं है। अतः आवेशों का जो संतुलन है वो अस्थायी है, वो कभी अस्थायी नहीं हो सकता है। इधर उधर करेंगे तो ये कभी अस्थायी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कन्फर्म हो गया? जल्दी जल्दी करो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी कर लो भाई इसको। ठीक है, और जो भी जैसे टॉपिक है उस पर ध्यान देते रहना। न्यूमेरिकल्स हैं ये सब, इसको ज़रूर लगाते रहो। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों आवेश जो हैं वो क्या हैं, अस्थायी होंगे, कभी अस्थायी नहीं हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। ठीक है ना? चलो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बॉय, नमस्कार। ठीक है।